नमस्ते। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी 8वें अभ्यास को हम देख रहे हैं और इसमें शब्द, धातुएं और संबंधित तृतीया विभक्ति इस अभ्यास में हमें देखनी है और शब्दकोश, हरि शब्द के रूप और भू धातु आज्यार्थक ये हम देख चुके हैं। एक बार आवृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। हरि शब्द के रूप देखेंगे, ये इकारांत शब्द हैं और जैसे ये इकारांत शब्द हैं तो अन्य और भी जो भी इकारांत शब्द होंगे सभी इसी प्रकार से चलेंगे। प्रथमा विभक्ति हरिः, हरि, हरयः, हरिं, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः। चतुर्थी हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः। पंचमी हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः। षष्ठी हरेः, हर्योः, हरीणां। सप्तमी हरौ, हर्योः, हरिषु। अष्टमी विभक्ति अष्टमी हे हरे, हे हरि, हे हरयः। इसी प्रकार से अन्य भी जो रूप हैं मुनि, कवि, यति, रवि, गिरि, कपि इत्यादि सब उसी की तरह चलेंगे। आगे इन्होंने लकार के रूप को यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर विधिलिंग लकार को देखना है। तो विधिलिंग लकार ये आज्यार्थक है और जिस प्रकार से हमने देखा था लोट लकार भी आज्यार्थक है, ठीक उसी प्रकार से विधिलिंग लकार भी आज्यार्थक है और चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं विधिलिंग लकार। भू धातु में यहाँ पर बता रहे हैं भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। अब इसमें यदि पठ धातु के रूप चलाएंगे तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यदि मान लीजिए हम लिख धातु के चलाएं तो लिखे, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। अब इन रूपों के बाद में अब आगे यहाँ पर नियम है, नियमों को देखेंगे। तो नियम संख्या 14, 13 नियम हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर 14वां नियम यहाँ पर प्रारंभ होगा और यहाँ ये जो नियम है 8वें अभ्यास में ये नियम तृतीया विभक्ति को लेकर के है। प्रथमा विभक्ति का देखा, द्वितीय का देखा, उसके बाद में क्रम प्राप्त तृतीय विभक्ति को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्याकरण का सूत्र यहाँ पर दिया है इन्होंने, कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो इसका जो विस्तृत रूप है सूत्र का वो तो धीरे धीरे और आएगा, आगे देखेंगे हम। लेकिन अभी के लिए करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी, करणयोः तृतीया। तो लिखा हुआ है करण कारक में तृतीया होती है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो तृतीय विभक्ति तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। और आगे कह रहे हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में। अब ये कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है ये यथास्थान आगे जब इसका प्रकरण आएगा तब हम देखेंगे। अभी हम केवल इसको स्मरण में रख सकते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। सामान्य नियम है कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है।
अब यहाँ पर कर्मवाच्य में और भाववाच्य में भी कर्ता में, दोनों में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे प्रयोग होगा, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, इसका आगे हम विस्तार से विवरण देखेंगे। अब इसमें जो कर्ण कारक है, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है, कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलता है। कंदुक, कंदुक मतलब गेंद, तो कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलता है। आप कह सकते हैं कि भाई गेंद से खेल रहा है, बैट से भी तो खेल रहा है, तो उसमें लग जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये काम कर रहा है, इस साधन से कर रहा है, तो कोई भी साधन हो, कोई भी टूल हो, जिस किसी के भी द्वारा वो काम किया जा रहा है, किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा, तो वो जो साधन होगा वो क्या बनेगा, वो करण बनेगा। करण किसको कहते हैं, करण कहते हैं साधन को। हम एक शब्द बहुत प्रयोग में करते हैं, अंतःकरण, करते हैं ना। आप ऐसे कई दर्शन पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो हम प्रयोग करते हैं करण, अंतःकरण, और एक है बाह्यकरण। तो करण क्या है, करण है साधन, और कौन सा साधन, अंतः साधन, आंतरिक साधन। और साधन किसके, जीवात्मा के। तो जीवात्मा के आंतरिक जो साधन है वो क्या कहलाएंगे, वो अंतःकरण कहलाएंगे। तो करण क्या है, करण मतलब साधन। ठीक है, यहां से दिल्ली जाना है, बस से दिल्ली जाता है, तो माध्यम हो गया, करण हो गया, साधन हो गया। पेन से लिखता है, तो पेन में पेन करण हो गया। ठीक है, लैपटॉप से देखता है, लैपटॉप साधन हो गया। पुस्तक से पढ़ता है, पुस्तक साधन हो गया। तो जो कोई भी साधन है जिससे कि हम क्रिया कर रहे हैं, कर्ता क्रिया कर रहा है, वो क्या है, वो करण कारक कहलाएगी। ठीक है, अब जो करण कारक बनेगा, उस करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। करण दिखते ही वहां पर हम तृतीया विभक्ति प्रयोग कर सकते हैं। पहले गुरुजन डंडे से मारते थे, तो डंडे से पिटाई करता है, तो डंडे से, तो डंडा क्या हो गया, डंडा साधन हो गया। किसी और से पिटाई कर सकते हैं। तो विद्यालय में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में, तो पेड़ से ही बिल्कुल ताजा ताजा डंडी तोड़ करके और उसी डंडी से पिटाई किया करते थे। तो डंडी से, तो जो भी कोई साधन है जिससे कि क्रिया की जा रही है, वो करण बनेगा, और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कंदुकेन क्रीडति, अब आगे कह रहे हैं दंडेन, अब गमन कर रहा है, दंडेन गच्छति, डंडे से जाता है। तो डंडे से जाता है का मतलब क्या है, डंडे के माध्यम से वो जा रहा है, चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, डंडे के सहारे पर वो चल रहा है। तो ये जो डंडा है, ये डंडा क्या है, ये करण बन रहा है, और करण बन रहा है, साधन बन रहा है। कर्ता यहां पर नहीं दिया इन्होंने कि कर्ता कौन है, कौन जा रहा है, कर्ता का जिक्र नहीं किया। कर्ता का जिक्र न करते हुए भी कोई भी कर्ता हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो रामः दंडेन गच्छति, तो राम की जो गमन क्रिया हो रही है, उस गमन क्रिया का जो साधन है, वो साधन क्या है, डंडा है। राम फल खाता है, हम्म, राम फल खाता है, तो इसमें करण क्या है, साधन क्या है, भावना जी, साधन क्या है इसमें। नहीं पता आचार्य जी। नहीं पता या है नहीं, है ही नहीं इसमें। है ही नहीं। तो राम फल खाता है, वे किससे खाता है, कांटे से खाता है। कोई और टूल है उससे खाता है,
चम्मच से खा रहा है, किससे खा रहा है, तो जिस किसी भी साधन से वो खा रहा है, वो जो साधन होगा, वो साधन क्या होगा, वो उसका करण बनेगा, और करण बनते ही उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आगे इन्होंने अगला जो उदाहरण दिया है, रामेण भोजनम खादितम। राम के द्वारा भोजन खाया गया। अब ये क्या है, ये इन्होंने यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग दिखाया है। ठीक है, अभी केवल इसको पढ़ लेते हैं, ये वाक्य केवल आप उच्चारित कीजिए, आगे इसको हम समझेंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। तो रामेण भोजनम खादितम, अभी तो हमें समझना है कि कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है, अभी इतना समझना है। तो कर्ण कारक सभी को समझ में आ गया, जो साधन होगा, कर्ण मतलब साधन, और उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आगे इसके कई उदाहरण आएंगे, फिर हम वहां पर और इसको विस्तार से देखेंगे उदाहरणों में। अब यहां पर हम 15वां नियम देखेंगे। तो 15वां नियम क्या कह रहा है, नियम 15, सहयुक्ते प्रधाने। ठीक है, ये जो अवग्रह चिन्ह है, ये चिन्ह यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये क्या है, अवग्रह चिन्ह है, साइलेंट रहता है, उच्चारण में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, सहयुक्ते प्रधाने। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, इस सूत्र का, सह सार्धम साकम समम, हमने ऊपर देखा था अव्यय शब्दों का प्रयोग आया था 8वें इस अभ्यास में, और यहाँ पर अव्यय शब्दों के प्रयोग में ये देखिए ग विभाग में सह और सार्धम, ये दो शब्द यहाँ पर प्रयोग किए थे। तो इन्हीं शब्दों को लेकर के आगे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सह सार्धम साकम समम, इन सब शब्दों के साथ में तृतीया विभक्ति होती है, और जब ये साथ अर्थ में हो तो, ये तो है ही इससे जुड़ी हुई बात, सह सार्धम साकम समम, इन सब का ऊपर तो दिए हैं दो शब्द इन्होंने, दो शब्द कौन से दिए हैं, सह साथ, सार्धम साथ, 8वें अभ्यास में, और यहां पर चार शब्दों का प्रयोग दिखाया है, कोई आपत्ति नहीं है, चारों का ही अर्थ क्या है, साथ में है। तो सह सार्धम साकम समम जब साथ अर्थ में हो तो इनके साथ में तृतीया विभक्ति होती है। किसके साथ में, जिसके साथ में, राम के साथ सीता जाती है। तो जाना किसके साथ हो रहा है, जा तो दोनों रहे हैं, राम भी जा रहा है और सीता भी जा रही है, लेकिन राम जो है, राम अब यहां पर क्या हो गया, राम यहां पर अब करण कारक हो गया, क्योंकि राम के साथ अब यहां पर राम करता नहीं है। इधर देखिए बोर्ड पर, राम के साथ सीता जाती है या जा रही है। तो राम के साथ, तो ये साथ किसके, जाना किसको लग रहा है, ये गमन जो क्रिया हो रही है, गमन क्रिया किसके लिए हो रही है, गमन क्रिया यहां पर सीता में हो रही है। हालांकि जा तो राम भी रहा है, दोनों ही जा रहे हैं, और लक्ष्मण भी लगा दो तो लक्ष्मण भी जा रहे हैं साथ में, जा तो पूरी मंडली रही है। ठीक है, मान लो हनुमान जी भी साथ में हो, तो जा तो सब रहे हैं, लेकिन मुख्य इसमें, इस वाक्य में जो गमन क्रिया है, वो गमन क्रिया किसको कहना चाह रही है, सीता को कहना चाह रही है। सीता जा रही है, अब किसके साथ में जा सकती है, लक्ष्मण के साथ में जा सकती है, राम के साथ में जा सकती है, हनुमान के साथ में, सुग्रीव के साथ में, बहुत सारे विकल्प हैं। रावण तो भगा करके ही ले गया, बोले चल ही नहीं रही, चलो, जबरदस्ती साथ में ले गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ राम के साथ में सीता जा रही है, तो सीता यहाँ पर कर्ता बनेगी, जाना गमन क्रिया, यहाँ पर ये क्रिया
हो जाएगी, और राम क्या है, राम यहाँ पर करण है, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सह सार्धम साकम समम के साथ में तृतीया होती है, जैसे पिता के साथ घर जाता है। अब पिता के साथ घर तो जा रहा है, पर जा कौन रहा है ये नहीं बताया इन्होंने। पिता के साथ कौन जा रहा होगा, बालक जा रहा होगा, पुत्र जा रहा होगा, या कोई और जा रहा होगा, जो भी जा रहा होगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर पिता के साथ, तो पिता में क्या लग जाएगा, पिता में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। पिता के साथ, जनकेन, जनकेन, पिता, पिता मतलब जनक, जो उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। तो पिता के साथ में पिता के साथ घर जाता है, तो जनकेन सह, सह लगा दीजिए, सार्धम लगा दीजिए, साकम समम वा। तो इन सह सार्धम साकम समम, इन चार शब्दों में से किसी भी शब्द को लगाया जा सकता है। तो जनकेन सह गृहम गच्छति, वा लगाया है, वा किस लिए लगाया है, वा इसमें अथवा बताने के लिए कि इन चारों में से किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है। सह सार्धम साकम समम वा गृहम गच्छति, ठीक है। तो जनक के साथ घर जाता है, अब इसमें जाने वाला कौन है ये तो बताया नहीं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा उलझाना नहीं चाह रहे हैं। अब इसमें कर्ण को बताना है ना, अब बालक को लेकर के आ जाएंगे तो फिर लगेगा बालक में तृतीय लगाऊं या पिता में तृतीय लगाऊं, किस में लगाऊं तृतीय। तो बालक के साथ, जनक के साथ बालक जाता है, अगर इसको ऐसे कर दें तो हम्म, जनक के साथ बालक घर जाता है, तो बालक क्या बन जाएगा, बालक फिर यहां पर कर्ता बन जाएगा, तो बालकः गृहम गच्छति। अब प्रश्न उठेगा, केन सह, किसके साथ में बालक जा रहा है, भाई अपने राम के साथ में जा रहा है, रामेण। किसके साथ में जा रहा है, भाई पिता के साथ में जा रहा है, जनकेन। किसके साथ में जा रहा है, रमा के साथ में जा रहा है, रमया। यहाँ पर सह तो लगी जाएगा सबके साथ में, तो रमया। किसके साथ में जा रहा है, ठीक है, सीता के साथ में जा रहा है, तो सीतया। किसी के भी साथ में, तो जिसके साथ में जा रहा है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आगे 16वां नियम कह रहे हैं, अब ये जो यहाँ पर ऊपर जो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर दिखाया था, ये 16वें नियम में किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम, तो किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम, तो इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किम कार्यम अर्थः प्रयोजन, प्रयोजनम, चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो, चार शब्द यहां पर बता रहे हैं, किम कार्यम अर्थः प्रयोजन, प्रयोजनम, चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो इनके साथ में तृतीया विभक्ति होती है। कैसे लगेगी, कहा दुर्जनेन पुत्रेण किम, तो छुपा हुआ है किम, किम मतलब किम प्रयोजनम, दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन है, बता दो भाई। अब पुत्र तो कर लिए, 8-10 हो गए, लेकिन सारे दुष्ट हैं, तो उन दुष्ट संतानों से क्या लाभ होने वाला है। तो वही है, दुर्जनेन पुत्रेण किम, तो यहां पर दुर्जनेन, दुर्जनेन लगा हुआ है तृतीय विभक्ति में। शकुंतला जी, ये दुर्जनेन क्यों लगा हुआ है, दुर्जनेन ऐसा होना चाहिए था, रामेण
की तरह। देखो रा लगा हुआ है इसमें, दुर दुर रा, रा है इसमें तो क्या चक्कर पड़ गया इसमें? इसमें ये ज व्यंजन आया है इसलिए। ज, तो ज से क्या फर्क पड़ रहा है? मित्र है शत्रु है ज? हाँ, ये शत्रु है इसका। शत्रु वर्ग का है। हाँ, तो शत्रु वर्ग का होने से तो यहाँ पर क्या होगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा और इसमें फिर ना को ण नहीं होगा, तो दुर्जनेन। ठीक है, तो दुर्जनेन पुत्रेण किम, तो दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन? किम कार्यम, किम प्रयोजनम, किम अर्थः, कः अर्थः, कः है ये, कः अर्थः, क्या अर्थ है? अब अर्थ यहाँ पर प्रयोजन के सेंस में है, प्रयोजन के अर्थ में है। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? तो ये सब सारे किसके साथ में जुड़ रहे हैं? दुर्जनेन पुत्रेण के साथ में। तो दुर्जनेन पुत्रेण किम, दुर्जनेन पुत्रेण किम कार्यम, दुर्जनेन पुत्रेण कः अर्थः, दुर्जनेन पुत्रेण किम प्रयोजनम। ठीक है, तो दुर्जन पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन, इस तरह के अर्थ में है, तो यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब इसके बाद में ये हमारे 3 नियम हो गए, 14, 15 और 16। करण कारक में तृतीय विभक्ति होगी और सह सार्धम साकम समम, इनके साथ में तृतीय विभक्ति होगी। किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम, यदि ये प्रयोजन अर्थ में यदि आ रहे होंगे चारों, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आगे देखिए उदाहरण वाक्यों में। उदाहरण वाक्यों में पहला, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। अब ये जो चाहिए जो शब्द आ रहा है, तो जैसे ही चाहिए शब्द आएगा, तो चाहिए का मतलब क्या है कि यहाँ पर विधि लिंग लकार का प्रयोग कहना चाह रहे हैं। लोट का भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, विधि लिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इन जनरल में चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जी, तो देखते हैं पहला, उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या बनेगा, सह उसे पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो हो गया कर्ता उसे, और पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्या हो गई, पढ़ना उसकी क्रिया हो गई, तो पढ़ना क्रिया पठ धातु और फिर विधि लिंग लकार, तो विधि लिंग लकार में क्या बन जाएगा, सह पठेत। दूसरा वाक्य, तुझे भोजन खाना चाहिए, समय हो गया, अब कह रहे हैं भाई अब तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए, तुम्हें भोजन खाना चाहिए, तो तुझे भोजन खाना चाहिए, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, कर्ता हो गया, तुझे खाना चाहिए क्या हो गई, क्रिया हो गई, और भोजन क्या हो गया, भोजन उसका कर्म हो गया। तो तुझे का मतलब त्वम भोजनम। अब इसमें खाना चाहिए, तो खाने में खाद धातु का प्रयोग कर सकते हैं या फिर भक्ष्य धातु का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर खाद धातु का प्रयोग किया है। ठीक है, तो त्वम भोजनम, अब ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष का हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन हो गया, तो खादे, खादेताम, खादेयुः, खादेहे,
तो त्वम भोजनम खादेः। आगे तीसरा वाक्य, मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। अब बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अब कितनी देर प्रतीक्षा करेंगे, अब तो भी जाना चाहिए। तो उस तरह से, तो मुझे, अब इसमें ये कर्ता हो गया और जाना चाहिए ये क्रिया हो गई। तो उत्तम पुरुष का वाक्य है अहम। अब जाने की धातु क्या हो गई, गम। अब गम धातु है, उत्तम पुरुष में क्या बन जाएगा, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम। तो अहम गच्छेयम। मुझे जाना चाहिए, खुद ही के लिए कह रहा है। चौथा चौथा वाक्य है, अब इसमें संस्कृत से हिंदी का है, त्वं दुर्जनेन सह न तिष्ठेः। त्वं दुर्जनेन सह न तिष्ठेः। ठीक है, तो इसमें अब इसकी हिंदी बनानी है, तो क्या होगा, अब ये तो क्या हो गया, ये तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, कर्ण कारक लगेगा, लगा हुआ है इसमें, और ये क्रियापद हो गई। तो कर्ता कौन होगा इसमें, नरेंद्र जी। इसमें कर्ता कौन है, त्वम करता हुआ, त्वम करता है। ठीक है, तो तुम दुर्जन के साथ, अब इसमें चाहिए अर्थ में लेना है, तो क्या, तुम्हें दुर्जन के साथ नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तुम्हें, अब आज तो दुर्जन कौन है सज्जन कौन है पता ही नहीं चल रहा है, पता चल रहा है क्या, अब मोबाइल पे यूट्यूब पे चला रहे हैं, अब वो दुर्जन की तरह बता रहा है या सज्जन की तरह उपदेश कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या पता लग रहा है। तो आजकल तो दुर्जन जो हैं वो सर्वव्यापी हो गए हैं, सज्जन भी हो गए हैं। तुम्हें दुर्जन के साथ नहीं बैठना चाहिए। अब बच्चों को कैसे पता लगेगा कि ये सज्जन है या ये मित्र हैं, अब बताना पड़ेगा उन्हें। आगे पांचवा पांचवा वाक्य है, सह दंडेन क्रीडेत। सह दंडेन क्रीडेत, तो क्या हो जाएगा इसका, दंडेन। तो दंडेन क्या हो गया, लता पाठक जी, दंडेन, तो ये क्या हो गया, दंडेन। डंडे से खेलता है। नहीं, ये क्या है, ये दंडेन क्या है, ये प्रश्न ये है, दंडेन ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है। डंडे से हम्म, करण करण कारक है, वह डंडे से खेलता है। डंडे से खेलता है। ये पीटने की बात नहीं करते हैं, खेलने की बात करते हैं, डंडे से खेल ही रहा है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेंगे ये। तो ये क्या हो गया, ये करण कारक है। आगे छठा, यतिना सह कवि तिष्ठति। तो यतिना सह कवि तिष्ठति, तो यति शब्द आया ही है यहाँ। यति का मतलब क्या है, भावना जी, यति का मतलब क्या है, यति का मतलब सन्यासी। यति का मतलब सन्यासी। तो सन्यासी के साथ कवि को बैठना चाहिए। कवि को बैठना चाहिए।
जी क्यों? क्योंकि चाहिए करनी क्योंकि है। विधिलिंग लकार चल रहा है। अब हो चाहे नहीं हो, बैठना तो चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि 8वें अभ्यास में है। हाँ। तो वो चाहिए लग के बनेंगे आचार्य जी सारे सेंटेंस। हाँ, चाहिए लग करके बनेंगे। नहीं, भले तिष्ठति लिखा हो लेकिन चाहिए आना चाहिए। तो तिष्ठति लिखा हुआ है ना? नहीं तिष्ठे लिखा हुआ है इसमें ऊपर। अच्छा। अच्छा हाँ तिष्ठति लिखा है। नहीं सही कह रहे हैं। तो फिर क्या है? सन्यासी के साथ कवि बैठा, बैठता है। बैठता है, बैठता है। चलो ठीक है, लट लकार लगा दिया। तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए तो इन्होंने यहाँ पर लट लकार कर दिया, क्योंकि लोगों के मन में तो चल रहा है अब विधिलिंग। अब सब फ्लैश हो गया, सब खत्म हो गया। लट लोट लंग सब खत्म, अब तो केवल एक अर्जुन की तरह बस विधिलिंग लकार। बैठता है तो भी विधिलिंग, बैठा तो भी विधिलिंग, सब में विधिलिंग। तो ये देखना है यहाँ पर 7वां। कह रहे हैं दुर्जनेन को अर्थः, दुर्जनेन को अर्थः किम कार्यम, और आगे है किम प्रयोजनम। तो क्या हो गया ये? दुर्जनेन को अर्थः, भाई अगर मित्र हो सकता है, दुर्जन पुत्र हो सकता है, दुर्जन और कोई हो सकता है, दुर्जन कोई साथी हो सकता है, दुर्जन कोई ऑफिस का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी। तो दुर्जन से क्या प्रयोजन, क्या कार्य है, क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, इस तरह से इसका अर्थ बढ़ेगा। 8वां, रवि ही दीव्यति, रवि ही दीव्यति। तो रवि क्या करता है? जुआ खेलता है। वेद प्रिया जी कह रही है नहीं, खेलता है और क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो खेलता है। चमकता है। वो भी ठीक है, लेकिन जुआ खेलता है भी आ सकता है। दोनों अर्थ इसके यहाँ पर कहे हुए हैं। रवि खेलता है और जुआ खेलता है और चमकता है। चमकता है, ठीक है। नवा आचार्य जी, कौन बोल रहे हैं? जी 7वां का हिंदी लिखवा दीजिए। 7वां का हिंदी बनेगा इसमें, दुर्जन से क्या प्रयोजन या फिर लाभ, दुर्जन से क्या लाभ या क्या प्रयोजन, इस तरह से प्रश्नवाचक भी लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे नवा, कह रहे हैं बालिका नृत्यति। तो बालिका नृत्यति, तो बालिका क्या हो गई? बालिका तो बालिका है, और नृत्यति मतलब डांस करती है, तो बालिका नृत्य करती है। आचार्य जी 5वें में तो शायद दंडेन पीड़ित, वो खेल उसको खेलना चाहिए, डंडे से खेलना चाहिए। हाँ खेले। हाँ, तो यही फिर आएगा। आपने खेलना। हाँ जी, तो आपने खेल लिखा ना खेलता है। हाँ वो तो ठीक है, इसमें सुधार लीजिए। ठीक है सर। जी, खेलना चाहिए, वो तो विधिलिंग लगा लगा हुआ है जी। वह, अब इसके पूरा वाक्य ही ये बदलेगा, इसको कर लीजिए, उसे डंडे से खेलना चाहिए, उसे डंडे से, क्योंकि क्रीड़ित है, अगर क्रीडती होता तो फिर खेलता है आता, उसे डंडे से खेलना चाहिए।
या फिर खेले, वह डंडे से खेले। जी, अब आगे। ओम आचार्य जी, हाँ जी। ये गृहम नश्यति में गृहम को हम कर्ता कैसे कहेंगे? ये तो कर्ता तो मतलब ये तो नाश करने में तो है नहीं वैसे, ये जी, तो अपनी एक नेचुरल प्रोसेस में जा रहा है। घर का कोई रोल नहीं है उसमें करने में। जी, जी, जी। ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस में ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चूँकि अ, स्वतंत्र रूप से उस तरह से तो इसमें वो चीज़ नहीं घटेगी कि कर्ता जो होता है वो कर्म को करने में, क्रिया को करने में, नहीं करने में और अन्यथा करने में स्वतंत्र होता है उस तरीके से। तो गृहम नश्यति, घर नष्ट हो रहा है। तो घर नष्ट हो रहा है, इसमें आपका प्रश्न है कि जो घर है, ये घर कर्ता नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस से नष्ट हो रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस से नष्ट हो रहा है, तो अगर आप इसको कर्ता नहीं बनाएँगे तो क्या बनाएँगे आप? तो इसलिए चूँकि ये कर्म बन नहीं सकता, ठीक है? कर्म बन नहीं सकता, तो ये यहाँ पर कर्ता ही बनेगा। कर्ता के रूप में ही देखा जाएगा इसको। भले ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप से ही नष्ट हो रहा हो, लेकिन ये कर्ता ही बनेगा इसमें। जी, आगे 11वां, छात्रः भ्राम्यति। छात्र क्या कर रहे हैं? अब इसमें एक छात्र है या अनेक छात्र हैं? एक छात्र है, तो छात्र भ्रमण कर रहा है, छात्र घूम रहा है। विद्यार्थी कर दीजिए, विद्यार्थी घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर उदाहरण वाक्य हुए। अब इसी उदाहरण वाक्यों के आधार पर आगे हमें संस्कृत बनाओ वाले वाक्य बनाने हैं। तो देखेंगे दूसरे विभाग में संस्कृत बनाओ में और क वर्ग में पहला वाक्य, उसे पढ़ना चाहिए। पहला वाक्य है उसे पढ़ना चाहिए। जी, सुशीला रानी जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। सह पढ़ना चाहिए, पढ़ धातु और विधिलिंग लकार लगेगा तो पठेत। सह पठेत। विधिलिंग में पठेत। जी, सह पठेत। सह पठेत। जी, दूसरा वाक्य है उसे हंसना चाहिए। उसे हंसना चाहिए। नरेंद्र जी। इसका बनेगा सह हसेत। ठीक है, उसे हंसना चाहिए। अब तीसरा वाक्य शेखर जी। जी, उसे यहाँ आना चाहिए। सह अत्र आगच्छेत। सह अत्र आगच्छेत। ठीक है, उसे यहाँ आना चाहिए। अब इसमें ये अत्र क्या है? कर्म है या कर्ता है? अत्र तो अपना अव्यय हो गया। अत्र है अव्यय। ठीक है जी, आगे चौथा वेद प्रिया जी। उसे वहां नहीं जाना चाहिए। सह तत्र न गच्छेत। सह तत्र न गच्छेत। ठीक है, क्रिया क्या है इसमें? जाना, गच्छेत। गच्छेत। ठीक है, आगे भरत छबलानी जी, पांचवा वाक्य। उसे गेंद से
खेलना चाहिए। हम्म, सः कुन्दकं उसे गेंद खेलना चाहिए। सह मतलब गेंद खेलना चाहिए, मतलब गेंद खेलना चाहिए मतलब गेंद से खेलना चाहिए। ठीक है, इसमें निहित क्या है? गेंद से खेलना चाहिए। गेंदेन कंदेन कंदुकेन सह कंदुकेन कंदुकेन क्रीडेत। सह कंदुकेन क्रीडेत। आगे विजय छर जी छठा वाक्य बनाइए। उसे पिता के साथ घूमना चाहिए। हम्म, सह जनकेन सह जनकेन भ्राम्येत। हम्म, सह जनकेन जनकेन सह भ्राम्येत। भ्राम्येत। भ्राम्येत, भ्राम्येत नहीं आएगा। भ्राम्येत। ठीक है, भ्राम्येत आएगा तो यूयम आएगा, फिर ये यूयम जनकेन सह भ्राम्येत। भ्राम्येत। ठीक है, सातवां वाक्य भावना जी। जी, कन्या को नाचना चाहिए। कन्याः नृत्येत नृत्येत। कन्या को नाचना चाहिए। ठीक है, हाँ क्या आएगा इसमें? कन्याः कन्या नृत्येत कन्या नृत्य नृत्येत। नृत्य। तो इसमें कर्ता क्या है? कन्या। कन्या करता है। जी जी। हम्म, तो कन्या इसमें क्या बनेगी? कन्या इसमें कर्ता बनेगी। दिखने को हिंदी में लिखा हुआ है को, कन्या को नाचना चाहिए, तो को देख करके हमें इसमें वो नहीं लगाना है, इसको कर्म नहीं बना देना है। कन्या नाचे, कन्या को नाचना चाहिए, इस तरह से है ये। कन्या नृत्य। जी, आठवां मुनि अक्षता जी। अब ख विभाग शुरू हो रहा है इसमें। ख विभाग में यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग है। ओम नमस्कार करेंगे। नमस्ते। तुझे पत्र लिखना चाहिए। हम्म, तुझे हम्म, तुझे में आएगा। तुझे में आएगा। त्वम पत्रम हम्म, पत्रम लिखे लिखे है, लिखे है। लिखे, त्वम लिखेताम, लिखेयुः, लिखे है। ठीक है। लिखे। आगे कौशल्या देवी जी, नवा वाक्य। तुझे भोजन खाना चाहिए। त्वं भोजनं खादेत्। त्वम त्वं भोजनं खादेः। त्वम भोजनम खादेः। ठीक है, गोपेश गौर जी 10वां। तुझे जल पीना चाहिए। त्वं जलं पिबेत्। त्वम त्वम जलम पिबेत। ठीक है, पिबेत। आश्चर्य की पिबेत या पिबेत। पिबेत क्या आएगा सही? बताइए आप क्या आएगा? पिबे 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 पिबे। अब ठीक है, त्वम जलम पिबे, पिबेत, पिबेहे। त्वम जलम पिबेहे। आगे अनीता जी, अनीता आर्य जी 11वां। तू तू को देख। हम्म, त्वं मुनीनां पश्येत्। तू मुनि को देख। तो इसमें
मुनि में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय लगेगी। कौन सी मुनि हरि के हिसाब से लगेगी ना। हरि हाँ मुनिम त्वम मुनिम पश्येद। तो इसमें कर्ण नहीं लगेगा? चल तो ये तृतीय विभक्ति का रहा है। इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये हाँ देख है ना पश्चिम। हाँ जी, देखना क्रिया जो है वो मुनि के लिए है जी। शकुंतला जी 12वां। तू हरि के साथ खेल। त्वम हरिणाम सह क्रीडः। देखो मैंने ठीक लिखा है, हरिणाम। त्वम हरिणाम सह। तृतीय विभक्ति क्या है? हरिणा है ना। हरिणा हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। तुम हरिणाम। ये देखिए, यहाँ नहीं पता चलता मुझे। ये देखिए इसमें हरिणा तृतीय विभक्ति देखिए। हरिणा हरिणा हरिभ्याम हरिभिः जी। त्वम हरिणा सह जी क्रीडेः।